हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया हो कि आज हम लोग जो है सो क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। और उस रिवीजन का जो आज का सेशन जो रहने वाला है, फटाफट रिवीजन सीरीज आज का सेशन रहने वाला है, जो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट के साथ आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज मिक्स्ड क्वेश्चन जो फटाफट रिवीजन सीरीज के माध्यम से आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग इसको जो है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर मतलब करके अपने मित्रों को शेयर करके उसके बाद आराम से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ इस कंसेप्ट को फटाफट रिवीजन सीरीज को, ये जो सेशन है, इसको हमारे साथ एंजॉय करेंगे। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और उसको हम लोग मजे से मतलब सीखने की कोशिश करते हैं। इस सेशन को आज एंजॉय करना, इस सेशन को आज हम लोग जो है आपस में मिलकर मस्ती करेंगे और मस्ती के साथ साथ हम लोग जो है सो सीखेंगे भी कुछ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आइए आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको आप लोग जो है समझने की कोशिश कीजिए, इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए और इसके पैटर्न को समझिए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर है जल्दी बताइएगा आप लोग। ये आपके सामने है, इसको आप लोग जो है सो सॉल्व कीजिए और इसको बताइए इसका आंसर क्या रहे। आपके सामने ये है, तो इसमें ये कहा है कि ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है ना। तो ये जो है सो आपके सामने अच्छे से नजर आ रहा होगा। इसमें आपका ये कहा है कि ए अकेले, इसमें आपका ये कहा है कि ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और उसके बाद कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 25% अधिक कुशल है। तो इसमें किसकी हो रही है बात? तो सबसे पहले कुशल मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है, जिसकी कुशलता अधिक है इसका मतलब है उसकी क्षमता ज्यादा है। तो यहां पर कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक कुशल है। सबसे पहले यहां पर बात कर रहा है ए, उसके बाद बी है और सी है। यहां पर यह कह रहा है कि बी ए जो है इससे 20% अधिक कुशल है। अगर यह 100 यूनिट है तो 100 का 20% बराबर होगा 20 यूनिट। जो 20 यूनिट ज्यादा कुशल है यह 120 यूनिट हो जाएगी इसकी क्षमता। ये इसकी क्षमता की बात हो रही है। अब उसके बाद कहा है यहां पे, उसके बाद कह रहा है कि सी बी से 25% अधिक कुशल है, यानी अब ये सी है इससे 25%। तो यहां पर हम देख रहे 120 का 25% निकालोगे 30 यूनिट, यानी इसमें इससे यानी बी से सी 30 ज्यादा, इसका मतलब है 150। आ गई बात समझ में? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? अगर हम इसकी रेशियो निकालना चाहे, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। ये इसकी क्षमता का रेशियो जो है सो निकल के आ गया। ये इसकी क्षमता का रेशियो निकल के आ गया। अगर मुझे बताओ टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा अगर मुझसे पूछे, यहां पर ये कह रहा है कि ए अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले ये बताओ ए की क्षमता क्या है? 10 की क्षमता से 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 10 गुने 12 यानी कि 120 यूनिट। कितना हो गया? 120 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अब की बार ये कहा है कि इस कार्य को, यानी कितने कार्य को, 120 यूनिट कार्य को आपको कह रहा है बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी की क्षमता क्या होगा? 15 + 12 यानी 27 यूनिट।
तो ये इसका हो गया समय। इसमें भाग दोगे तो ये निकल के आएगा 40/9, यानी 40/9 दिन में बी और सी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, सही बनेगा, 40/9 आंसर बनेगा। तो आप लोगों ने इसके पैटर्न को समझने की कोशिश किया, इसको समझने की कोशिश की। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट था, है ना। आइए हम जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से इसको देखते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है नंबर, इसका पैटर्न क्या है, इसकी गहराई क्या है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पहले ये जो प्रश्न है कहना क्या चाह रहा है, इसकी भावनाओं को पहले समझने की कोशिश कीजिए। चलिए पढ़ते हैं इसको और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते। यहां पर यह कहा है कि 32,000 रुपए की राशि पर समान वार्षिक दर से, यानी 32,000 रुपए की राशि पर समान वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपया। तो यानी यहां पर है 2 वर्षों का SI और CI का जो अंतर है वह आपका 80 रुपया, कितने राशि, 32,000 रुपए। तो आपको एक चीज याद जो है सो रखना पड़ेगा, यदि समय 2 साल है, यदि समय 2 साल है और आपसे रेट पूछेगा तो रेट इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, अंडर CI माइनस SI बट्टा में P, और ये रूट के बाहर इंटू 100%। ये आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मूलधन दे रखा हो और CI माइनस SI दे रखा हो और ये बात अगर 2 साल की बात की हो रही है तो हमारा जो है रेट हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला के से हम लोग जो है सो निकालेंगे। तो हमसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना, तो हमारे पास यहाँ पर जो है सो हमारे पास ये रेट हमको निकालना था। रेट इक्वल टू होता कि अंडर रूट CI माइनस SI, कितना दे रखा है मेरे मित्र, 80 रुपया। उसके बाद क्या है, बट्टा में P यानी मूलधन। तो यानी यहाँ पर जो मूलधन कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मूलधन आपका 32,000 रुपया है और इंटू 100% कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर इसको काटो 80 से तो नीचे बनेगा 400, तो 1/400 यानी इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 1/20 और इंटू 100%। तो ये आपका 20 से कटेगा ये 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे मित्र, 5% आपका वार्षिक आंसर जो है निकल के आ जाएगा। और आपके ऑप्शन नंबर किस में है, बी में आपका 5% आंसर है। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से, हमारे पास ये पता होनी चाहिए आपको, ये चीज मैं आपको कंसेप्चुअल वाले क्लास में ये चीज मैं आपको बताता हूं, है ना। तो ये आपका संघर्ष बैच में आपका होता है, तो इसमें आपका ये चीज कहां से निकल के आ गया, ये चीज का डिटेल बताता हूं। यहां हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन सीरीज है, तो रिवीजन में आपको ये चीज याद जो है रख लेना। अगर समय 2 साल हो और आपको रेट जो है निकालना और CI माइनस SI और मूलधन दे रखा हो, तब हम इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट रेट जो है निकाल सकते हैं। बताइए किसी को दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी गहराई को समझिए और इसकी भावनाओं को समझिए और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या बनेगा, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा फटाफट, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर आंसर निकालेंगे। सबसे पहले यहां पर यह कहा है किसी पत्थर के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अगर यहां पर प्राइस की बात करें, प्राइस, अगर किसी पत्थर की जो प्राइस है वह इसके भार यानी वेट,
वेट जो होगा उसके वर्ग के समानुपाती है। अगर उसका जो है सो वेट अगर 4 केजी है तो उसका जो प्राइस हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। अगर उसका वेट अगर 2 केजी है तो उसका जो प्राइस हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा। अगर उसका वेट अगर आपका 8 केजी है तो उसका प्राइस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 बन जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि किसी पत्थर का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि 1,20,000 रुपए मूल्य के एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यानी कि पत्थर को जो है ना उसके भार के अनुसार 2:3 के अनुपात में ये उसका भार के अनुपात में उसको तोड़ा जाता है। यानी पहला पत्थर को 2 यूनिट यानी कि 2 केजी में तोड़ा गया, तीसरा पत्थर को यानी 3 केजी में अगर तोड़ा गया तो टोटल पत्थर का भार कितना हो जाएगा। तो अगर टोटल पत्थर का भार अगर 5 केजी था तो पहला टुकड़ा 2 केजी का बना और दूसरा टुकड़ा 3 केजी का बना। तो हमारा ये संपूर्ण पत्थर अगर 5 केजी का था तो भार का अनुपात ये होगा कि नहीं होगा? आपको हो गया सर। तो अगर इसका जो अब इसके मूल्य की बात करते हैं, इसकी प्राइस की बात करते हैं। अगर हमारा पत्थर अगर 5 केजी का था तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यूनिट हो जाएगा। हमारा उस पत्थर का जो मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 यूनिट हो जाएगा। और इस 25 यूनिट का जो है सो मान कितना दे रखा है मेरे मित्र? तो 1,20,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 4800 रुपया 1 यूनिट का मान। लेकिन जो दोनों टुकड़ा है, दोनों टुकड़ा उसका मूल्य क्या होगा? तो मूल्य उसके वेट के वर्ग के समानुपाती है। तो अगर भार इसका 2 है पहले टुकड़े का तो उसका मूल्य 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 यूनिट। अगर दूसरे टुकड़े का भार अगर 3 यूनिट है तो उसका प्राइस हो जाएगा आपका 9 यूनिट। तो दोनों छोटे टुकड़े का प्राइस कितना हो गया? दोनों छोटे टुकड़े का प्राइस, पहले छोटे टुकड़े का प्राइस 4, दूसरे छोटे टुकड़े का प्राइस 9 यानी 9 4 13 यूनिट हो गया दोनों का प्राइस। इसी 13 यूनिट का मान आपको निकालना है 13 इंटू 4800। तो अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो डबल जीरो तो होगा ही होगा। उसके बाद तो 8 तिरिक 24 जो आपके ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 आपका कैरी 2 और ये 4 तिया 12 और 8 जो है सो 20 2 22 अंतिम में 2 4 है। तो आपका यहाँ पर है 6 2 4 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा? सही उत्तर बनेगा। तो ये जो प्रश्न था बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये कंसेप्चुअल था, इसमें समझने वाली बात थी। इसमें सबसे पहले मैं ही बोल दिया था कि पत्थर का जो मूल्य है, प्राइस है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अगर भार अगर 5 यूनिट है तो प्राइस 5 का स्क्वायर 25 यूनिट है। यहां पर ये कहने का मतलब है। तो यहां पर है कि एक पत्थर है जिसको 2 भागों में तोड़ा, जो 2:3 के अनुपात में तोड़ा। यानी 2:3 के अनुपात में तोड़ा एक पत्थर को। तो वह जो पत्थर था अगर 5 यूनिट का होगा तभी तो 2:3 में तोड़ पाएगा। तो अगर वह पत्थर 5 यूनिट का है तो उसका प्राइस 25 यूनिट होगा। अगर उसका प्राइस 25 यूनिट है तो रियल में 1,20,000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान 4800 रुपया निकल गया। उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि उन छोटे छोटे जो टुकड़ा उसका मूल्य कितना होगा, यानी दोनों छोटे टुकड़े का मूल्य कितना होगा। तो पहला छोटे टुकड़े का भार 2 यूनिट, प्राइस उसका स्क्वायर 4, दूसरे का 3, उसका प्राइस उसका स्क्वायर 9 यूनिट, यानी 9 4 13 यूनिट रहा उसका प्राइस।
तो 1 यूनिट का मान आपका 4800 है, तो 13 यूनिट का मान आपका 62,400। जो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कंसेप्चुअल प्रश्न था। आ रही है बात। तो आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अरे ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें सोचो क्या लगाओगे। इसमें अगर थोड़ी सी माइंड अगर आप लगा लोगे ना, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 केजी है। यानी उसमें 6 पुरुष है और कुछ महिलाएं, कितनी महिलाएं मुझे नहीं पता, और उस परिवार में इतने 6 पुरुष और कुछ महिलाएं हैं, और उसकी जो औसत मासिक खपत है वह आपका 14.4 केजी है। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि यदि पुरुषों के मामले प्रति व्यक्ति जो मासिक खपत है वह आपका कितना है, तो 20 केजी है, महिलाओं के मामले में 6 केजी है। तो यहां पर ध्यान से देखो, पुरुषों का इंडिविजुअल 20 केजी, महिलाओं का इंडिविजुअल आपका कितना है, यहां पर महिलाओं का इंडिविजुअल है आपका 6 केजी और इस पुरुषों का इंडिविजुअल 20 केजी, दोनों को मिलाने के बाद 14.4 केजी यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है मेरे मित्र। तो यहाँ पर हम जो है सो बात करते हैं मेल की, और उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल। हो गया। तो यानी मेल का जो औसत खपत है वह कितना है, तो 20 केजी है। अगर फीमेल की औसत खपत की बात करें तो 6 केजी प्रतिदिन है। अगर मैं इसके दोनों को मिलाने की कोशिश करूं तो उसका औसत खपत पूरे परिवार की 14.4 है। तो इसमें से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.4। तो ये उसकी जो है सो नंबर जो निकल के आएगा, तो ये पुरुष की संख्या जो निकल के आएगी और यहाँ पे महिलाओं की संख्या निकल के आएगी, और इज इक्वल टू, अब इसमें 20 में से ये घटाएंगे तो आपका जो है निकल के आएगा 5.6। तो दशमलव और ये भी आपका हट गया, तो ये हो जाएगा 14×6 84 और ये 14×4 56 आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर है कि मेल की संख्या अगर 6 होगा तो महिला की संख्या, फीमेल की संख्या 4 है। यहां पर क्या आपका है कि 6 पुरुष है, यानी ये यूनिट आपका रियल आपका यही है। तो अगर 6 पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएगी, 4। आपका ये डायरेक्ट आंसर हो गया। यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा, आपका 4, यानी महिलाओं की संख्या 4 है उस फैमिली में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी आपका आंसर बनेगा। बताओ कोई डाउट? बिल्कुल आपका कोई समस्या नहीं है। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी में आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर रहेगा, इस प्रश्न को फटाफट आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है और आप लोग इसका आंसर क्या दोगे। अरे यार, दुख की बात यह है कि लाइट कट गई है और इन्वर्टर पे काम चल रहा है, इन्वर्टर भी टूटा बोल रहा है आपका। यहां पर यह कह रहा है कि शांत जल में, यहां पर यह कह रहा है कि शांत जल होगा तो वहां पे उसको सुधार लीजिएगा। शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल को x से सूचित करते हैं, तो हमारा x इक्वल टू कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में उसकी नाव की चाल आ गई। उसके बाद यहां पर यह कहा, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। उसके बाद यहां पर यह कहा है कि नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय बराबर है। यहां पर ध्यान से अगर इसको देखो तो समय मेरा क्या कांस्टेंट है। तो अगर मैं समय कांस्टेंट है तो धारा के विपरीत अगर बात करूं अप और धारा
धारा की दिशा में बात करूं यानी डाउन, उसका जो दूरी है यानी धारा के विपरीत 18 दूरी जा रहा है और धारा के अनुकूल धारा की दिशा में 30 दूरी जा रहा है। और यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि समय मेरा कांस्टेंट, अगर समय कांस्टेंट हो, अगर दूरी दे रखा हो, तो यानी स्पीड क्या होता है, दूरी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका हमें रेशियो जो है सो निकालेंगे, तो इसका रेशियो 6 3 18 6 25 30, जो इसका जो आपका डायरेक्ट रेशियो होगा वही इसके स्पीड का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि टाइम आपका कांस्टेंट है। आ रही है बात? तो ये जो स्पीड किसका निकल के आ गया, तो धारा के विपरीत, यानी कि ये निकल के आ गया x माइनस वाई का मान, और ये धारा की दिशा में धारा के अनुदिश यानी x प्लस वाई का मान निकल के आ गया, यानी x माइनस वाई का मान 3 है, x प्लस वाई का मान 5। क्योंकि अगर धारा की चाल अगर y लेते हैं, धारा के विपरीत जो नाव की चाल होगी वह कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगा, धारा के अनुदिश x प्लस वाई हो जाएगा। बताओ कोई समस्या? बिल्कुल यहां तक समझ गए। तो अगर मुझे यहां पर x और अनुपात y जो है सो निकालना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4 आपका हो गया नाव की चाल। अब हाँ, तो अब अगर y का मान अगर निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 में 3 टाइम 2, और उस 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1, तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा नाव की चाल अगर 4 यूनिट, तो धारा की चाल आपका 1 यूनिट हो जाएगा। यहां पर दे नाव की चाल आपका 16 यूनिट 16 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ये 4 यूनिट का मान कितना है, तो आपको होगा सर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल कितनी आ गई आपकी, नाव की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर किसमें, बी में आपको स्पष्ट दिख रहा है, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो ये बात समझ गए, यहां तक इस पैटर्न को आप लोग अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी फटाफट, इसका भी आंसर आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी बताइएगा आप लोग इसका आंसर। पहले इसको समझिए, इस पैटर्न को मतलब महसूस कीजिए, इसके पैटर्न को समझिए, उसके बाद इसका आंसर आप निकालिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताइएगा, पता नहीं कब तक ये जो है सो इन्वर्टर चल पाएगा। लाइट तो कटी हुई है, अगर लाइट आ जाए तो अच्छी बात है, लाइट बराबर कटती रहती है। चलिए इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। ये भी आपका 12 जून 2022 का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर यह कहा है कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। उसने कहा कि हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, यानी उसको जो है सो उसको टोटल कितना 1200 किलोमीटर की दूरी तय करना है रवि को टोटल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करना है। वह 25% दूरी पैदल जाता है, 30% दूरी बस से जाता है। 25% वह पैदल जा रहा है, 30% वह बस से जा रहा है। उसके बाद कहा कि 15% रेलगाड़ी से जा रहा है, 15% रेलगाड़ी से जा रहा है। उसके बाद कहा कि और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय लिया। तो उसने अगर टोटल तो 25 और ये कितना 55 और ये 15, यानी टोटल उसने 70% दूरी कवर कर लिया। कितना बच गया आपका 30% दूरी। अब यह 30% दूरी जो है सो किससे जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, एरोप्लेन से। तो
हमसे पूछ रहा है कि एरोप्लेन से यानी रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है। यानी टोटल दूरी हमारा कितना है 1200 का 30% वह एरोप्लेन से जा रहा है, तो 00 से 00 कटेगा, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी वह एरोप्लेन से तय करेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, सही आंसर बन जाएगा। तो बताइए किसी को डाउट, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, कितने आसानी से मैंने बना लिया। चलिए इस प्रश्न को, अच्छा ये बहुत अच्छा प्रश्न, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश की, जल्दी बताइएगा इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या रहने वाला, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके जो है एनटीपीसी 17 जून को पूछा गया, इसी साल का जून, कितने दिन पहले, सितंबर चल रहा है, जुलाई अगस्त, यानी 2 महीना पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है किरण की बचत और व्यय का अनुपात, यानी कि बचत मतलब सेविंग और व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, तो ये आपका 7:13 है। अगर मैं इसके इनकम पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, दोनों को जोड़ दोगे 20 यूनिट होगा। अरे बोलो हाँ या ना, किसी को दिक्कत। और उसकी मासिक आय 1,80,000 है, यानी कि इस 20 यूनिट का जो मान है वह 1,80,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9,000 रुपया के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 9,000 रुपया के बराबर होगा, किसी को दिक्कत, कोई डाउट। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में बांट दिया गया, तो यानी उसका सेविंग क्या है 7, उसका सेविंग अगर ध्यान से आप देखो, उसका सेविंग है 7 यूनिट, कितना है 7 यूनिट सेविंग है, और इस 7 यूनिट सेविंग को वह म्यूचुअल फंड और इक्विटी में 4:3 के अनुपात में बांट दिया गया। तो 7 है, 7 को 4 और 3 बांटा तो 4 3 7 ये रहा, हो गया। तो यानी 4:3 के अनुपात में बांट दिया गया। इसका अर्थ है इसी 7 को 4 3 में बांटा, तो यहां पर भी देख रहे हो 4 + 3 = 7 और यह 7 के बराबर है, इसका मतलब रेशियो बैलेंस है। उसके बाद हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना है, तो यानी 9,000 है। तो हमसे पूछा है कि म्यूचुअल फंड में कितनी राशि यानी कि धनराशि की बचत की जाती है। तो हमसे पूछा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाती है, तो म्यूचुअल फंड 4 यूनिट यानी सेविंग का 4 यूनिट वह जो है सो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, यानी इस 4 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट का मान जो है सो 9,000, 4 यूनिट का मान 4 इंटू आपका 9,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 9 चौक 36,000 रुपया वह जो है सो म्यूचुअल फंड के रूप में बचत करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में हो है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए किसी को दिक्कत, किसी को समस्या, देखो कितने आसानी से। अरे ये इतना आपको लंबा दिखने में लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपने इस बात की गहराई को समझ पाए, इसकी पैटर्न को समझ पाए आप लोग, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ये आपके सामने बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसको आप लोग जो है सो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या आंसर रहने वाला, जल्दी मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है फटाफट। तो ये सवाल मैं आपके लिए HW के रूप में छोड़े जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, इसको आप लोगों को मुझे बताना। इसका पैटर्न क्या है, जो मैं इतना बता रहा हूं कि आपका जो बनाने का तरीका होगा उससे कहीं शॉर्ट अप्रोच हमारा होगा, है ना। तो आप लोग इसका जो है सो आंसर कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट कीजिएगा कि इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, जल्दी इसे सॉल्व करके बताइएगा, है ना। तो यहां तक हमारी बात को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, पढ़ा, इसको जानने की कोशिश की। अगर किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद यहां तक अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए कि देखो कितने अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके सामने मैं हूं और इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके सामने मैथ्स का रिवीजन हो रहा है। ये आपका सीरीज क्या है, तो फटाफट रिवीजन सीरीज है। इसमें आपको जो है सो मैथ्स में जो एग्जाम में पैटर्न पे पूछे जाते हैं, एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे हम आपके सामने क्वेश्चन को लाते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके सामने नए नए क्वेश्चंस भी होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी होते हैं, सारे प्रश्न हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए, यहां तक आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना भर भर के प्यार बताइए, अपना प्यार जो है दीजिए, कमेंट कीजिए और उसका अगर कोई समस्या है तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, उसका समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। आइए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।